Assalamualaikum class, hope you all are doing well. Today's our lecture is on applications of isotopes. As the scientific knowledge keep on growing day by day, the isotopes have found many applications in our daily lives. So let's discuss these applications one by one. So the first application is in the field of radiotherapy. कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक थेरेपी जिसको हम रेडियोथेरेपी का नाम देते हैं, कहता है कि अगर हम स्किन कैंसर हो, स्किन कैंसर यूजुअली इट्स मेनली ड्यू टू द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर ऑफ टू टाइप्स, यूवीए एंड यूवीबी. मेनली द यूवीबी रेडिएशन कॉज स्किन कैंसर. तो यूवीबी रेडिएशन की वजह से स्किन कैंसर होगा, तो अगर इसका हम ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक आइसोटोप फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90 को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी बीटा रेडिएशंस को एमिट करते हैं जिनकी जो पेनिट्रेशन है वो क्या होती है, कम होती है. इसी तरह कैंसर के लिए कोबाल्ट 60 को भी इस्तेमाल किया जाता है और ये बॉडी के अंदर अपनी एक्टिविटी को शो करता है. कहता है इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये ज़्यादा हाईली पेनिट्रेटिंग गैमा रेडिएशंस को प्रोड्यूस करता है. इसी तरह अगर हम सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं तो उसको एज ए ट्रेसर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है. ट्रेस मीन्स जो ट्रेसिंग का काम करती है मेडिसिन. कहते हैं इसी तरह अगर हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप आयोडीन 131 की बात करते हैं या कुछ और आइसोटोप्स की बात करते हैं तो ये हमारी बॉडी में ट्रेसर का काम करती है. ठीक है, तो ट्रेसर क्या है, कहता है कि अगर हमारी बॉडी में किसी किस्म का कोई कैंसरस सेल पाया जाता है तो उसको ट्रेस करने के लिए, ठीक है, इधर उसने एक स्पेसिफिक टर्म इस्तेमाल किया ट्यूमर. तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्यूमर से मुराद क्या है कि एक ऐसा एबनॉर्मल ग्रोथ है सेल्स की ट्यूमर के विदाउट एनी कंट्रोल जो से सेल्स जो से डिवाइड होते चले जाते हैं. इससे क्या होता है कि वो कैंसरस मैस बन जाता है और ये अपने एडजेसेंट सेल्स को भी इफ़ेक्ट करता है. अगर हम इसी तरह इसमें देखें तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो सा आइसोटोप्स इसकी ट्रेसिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह अगर हम गॉइटर हो जाए, गॉइटर क्या है, गिलर की बीमारी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, थायराइड ग्लैंड हमारे गले में लेरिंक्स पोर्शन वाली साइड पे होता है. तो इसमें अगर गिलर की बीमारी हो जाए तो उसकी ट्रेसिंग के लिए भी हम आयोडीन 131 को इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह टेक्नीशियम को भी बोन ग्रोथ चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस. आर्कियोलॉजिकल अमूमन ये पुरानी चीज़ों के मुताला करने को कहते हैं, ठीक है, जिसमें फॉसिल्स की स्टडी की जाती है. ठीक है, इसी तरह जियोलॉजिकल यूजेस, दीज आर द यूजेस रिलेटेड टू द अर्थ. ठीक है, अर्थ से रिलेटेड जो से यूजेस हैं उनको हम जियोलॉजिकल यूजेस का नाम देंगे. कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है. कहते हैं इससे अगर हम किसी पौधे वगैरह की या कोई जानवर जो मर गए या कोई पत्थर पड़ा हुआ है तो अगर हम उसकी एज की डिटर्मिनेशन करना चाहते हैं कि उसकी उम्र क्या है तो हम उसको पता चला सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे आइसोटोप को इस्तेमाल करके उसकी एज का पता लगाना और ऐसे आइसोटोप या ऐसी टेक्निक को हम जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग का नाम भी देते हैं. कहता है अब यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आती है कार्बन डेटिंग. इस टेक्निक को हम इस्तेमाल करते हुए पुरानी चीज़ों की जो है एज को डिटर्मिन करते हैं. ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहता हूँ कि एक डेड बॉडी मेरे सामने पड़ी हुई है, ठीक है, या एक फॉसिल है उस डेड बॉडी का, ठीक है, काफ़ी अर्सा उसके ऊपर गुजर गया, ठीक है, उसकी डिकम्पोजिशन हुई है, ठीक है, और इसी तरह जो है मेरे सामने एक लाइव बॉडी है उसी ऑर्गेनिज्म की. अब मैं क्या करता हूँ कि कार्बन 14 को इस्तेमाल करते हैं उसकी बॉडी के अंदर जो है उस कार्बन 14 की रेडियो एक्टिविटी को चेक करता हूँ कि वो कितनी रेडियो एक्टिविटी है. ठीक है, इसी तरह अगर मैं उस जो से डेड बॉडी है उसकी भी कार्बन 14 की रेडियो एक्टिविटी को चेक करूँगा और फिर दोनों के कंपैरिजन से मुझे पता चल जाएगा कि वो जो ओल्ड ऑब्जेक्ट थी, एंशिएंट ऑब्जेक्ट थी, उसकी क्या एज है. ठीक है, तो इस तरीके से हम कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करके एक ओल्ड ऑब्जेक्ट की एज का मालूम कर सकते हैं. अब हम चलते हैं केमिकल रिएक्शन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की तरफ. तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है. केमिकल रिएक्शन के दौरान जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसको एक्टिविटी को फॉलो अप किया जाता है. ठीक है, और जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है उसकी मदद से जो है हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस के स्ट्रक्चर का भी पता चला सकते हैं. मिसाल के तौर पे अगर कार्बन 14 है तो कार्बन 14 को कार्बन डाइऑक्साइड की लेबलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं और फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में हमेशा ग्लूकोज बनती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 14 को इस्तेमाल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट को डिटेक्ट किया जाता है. ठीक है, जब तक कि वो ग्लूकोज ना बना दे. तो मुख्तलिफ जो स्टेप्स आते हैं बीच में उन सारे स्टेप्स में जो है उसके कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट को डिटेक्ट इसकी मदद से किया जाता है.
लेट्स डिस्कस आवर लास्ट हेडिंग एप्लीकेशन इन द पावर जनरेशन। तो ये आपके सामने एक डायग्राम, एक स्लाइड दी गई है। इस स्लाइड में भी हम देखते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल करके। कहते हैं जब यूरेनियम 235 को बम्बार्ड कराया जाता है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ, ठीक है, टकराया जाता है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को उसके ऊपर, तो यूरेनियम का न्यूक्लियस टूट जाता है और बेरियम में और क्रिप्टॉन में चेंज हो जाता है और इसके साथ 3 न्यूट्रॉन्स भी रिलीज़ करता है। अगर आप अपनी बुक पे भी देखें तो उस पर भी एक इक्वेशन मेंशन की गई है कि जब यूरेनियम 235 पे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को टकराया जाता है तो वो किस में टूट जाता है उसका न्यूक्लियस, एक बेरियम और दूसरा क्रिप्टॉन के, और इसके साथ 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं और साथ एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है हीट एनर्जी की फॉर्म में, और इस हीट एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हीट एनर्जी जो से फ्लेम की सूरत में स्लाइड में दिखाई गई है, ठीक है, उधर से हीट एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, वाटर आता है, वाटर में क्या होता है कि बॉयल होना शुरू होता है, वो अपनी स्टीम में चेंज होना शुरू हो जाता है और ये स्टीम जैसे ही ऊपर रन करती है और स्टीम टरबाइन तक पहुंचती है तो टरबाइन इस स्टीम की वजह से क्या करती है, घूमना शुरू कर देती है। और यही जो सा स्टीम टरबाइन का जो पिस्टन होता है, जो इसका एक्सल होता है, वो किसके साथ लगा होता है, जनरेटर के एक्सल के साथ, और इनडायरेक्टली वो जनरेटर का एक्सल भी घूमना शुरू करता है और उसके साथ जनरेटर का वो रूटर भी घूमना शुरू कर देगा। तो जैसे जैसे वो जनरेटर का कॉयल घूमता जाएगा वैसे वैसे वो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और फिर इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम जो है मुख्तलिफ पीसफुल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं,